morning, everyone. Good morning. चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग रितु, गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग सना, गुड मॉर्निंग आस्था, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग दिव्या। तो एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, शायद आपने देखी हो, मुझे नहीं पता। एनसीईटी वाली जो है ना, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, तो लाइक अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, अगर फॉर्म फिल करना है आपको, ठीक है। तो लाइक अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी, एंड उसको अगर आप बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हो, तो बीएससी बीएड के लिए जो है आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और पंतनगर यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला हुआ है, तो उत्तराखंड वाले कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो उसको जरूर फिल करें। वो भी एक काफी सही ऑप्शन है, अगर लाइक आपको कुछ मेडिकल फील्ड में नहीं मिल पाता है तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो, और क्वेश्चंस कर रहे हो सभी लोग? Yes, sir. टेस्ट किसने नहीं दिया कल? जो यहाँ पर है उनमें से किसने टेस्ट नहीं दिया है? आरती, क्यों नहीं दिया आपने टेस्ट? कॉलेज में फीस क्या रहेगा? फीस देखो, उसी शायद नोटिफिकेशन में दिया है, शायद 25,000 के आसपास है। पता नहीं वो साल की ही दी होगी, शायद सेमेस्टर की तो नहीं होगी। आई थिंक 25-30 के आसपास होगी वो। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो भाई, जो टेस्ट नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो भाई? सना, आपने क्यों नहीं दिया टेस्ट? जिनका ग्रेजुएशन हो गया वो फिल कर सकते हैं भाई, ये कोई बात थोड़ी है। ग्रेजुएशन वाले क्यों फिल करेंगे? ग्रेजुएशन दोबारा से करोगे मतलब? ठीक है, चलो। अब ये है कि टेस्ट दे जरूर देना, लिंक वो पड़ा ही है, मैंने उसको ऑफ नहीं करा है। तो जिसने नहीं दिया है प्लीज टेस्ट जरूर दे लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस ले लो, नीट वीट का जिसने भी फॉर्म भर रखा है, तो ये है कि कम से कम 2 घंटे बैठने की आदत तो डाल लो, वहाँ 3 घंटे 20 मिनट का पेपर देना होगा। और देखो, जो भी नीट का एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं एक बात बता दूं, कि दोपहर का जो टाइम है, 2 बजे से लेके या 1:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक, इस बीच अगर आप सोते हो तो प्लीज सोना मत, ठीक है। उसकी अगर आपको आदत है दोपहर में सोने की, सपोज किसी को भी है कि भाई कॉलेज से आते हैं या आराम करना होता है या सोना होता है, तो भाई अगर आपने नीट का एग्जाम फिल करा है तो 1:30 बजे से लेकर 5:30 के बीच में सोने की हैबिट को प्लीज खत्म करना, ठीक है। क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम दोगे उसी पर्टिकुलर टाइम पे, 2 बजे से लेकर 5:20 तक, तो फिर ये है कि आपका जो माइंड है वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये लाइक एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो आज का टेस्ट का पढ़ लेना भाई, जो भी है। आज का टेस्ट मुझे नहीं पता कौन सा वाला है, शायद। हाँ, देख लेना, ठीक है।
चलो फिर ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, उस दिन जो है लास्ट हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे लाइट वेव के सोर्स जिनका वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, और या तो वो दोनों सेम फेज में हो, यानी कि कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, फेज डिफरेंस फाई जीरो हो, या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट फेज डिफरेंस की, कि फेज डिफरेंस या तो बिल्कुल ही ना हो, या फिर अगर है तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। तब भी आपके सोर्सेस कैसे होंगे, कोहेरेंट सोर्सेस होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के बारे में देखो पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि दो लाइट वेव्स अगर आपके पास आ रही हैं तो उनका सुपरपोजिशन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो ये है कि इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट सम पॉइंट्स इज मैक्सिमम व्हाइल एट सम अदर पॉइंट इंटेंसिटी इज मिनिमम due to the simultaneous superposition of two waves of exactly same frequency coming from two coherent sources travels in a medium and in the same direction, this phenomena is called interference of light। ठीक है, तो देखो इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है कि जब आपकी दो लाइट वेव्स क्या करेंगी, आपस में सुपरपोजिशन करेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन करेंगे, एंड ये दोनों लाइट वेव्स कैसी होनी चाहिए, ये कोहेरेंट सोर्सेज होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज मतलब कि सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, एंड उनके बीच का फेज डिफरेंस या तो हो ही ना, यानी कि इन फेज हो, या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो ऐसी दो सोर्सेस अगर से, मतलब ऐसे दो कोहेरेंट सोर्सेस से अगर लाइट आ रही है एंड उनका सुपरपोजिशन अगर हो रहा है, सुपरपोजिशन का मतलब कि लाइक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव कब होता है, जब क्रेस्ट क्रेस्ट दोनों के मिलते हैं या ट्रफ ट्रफ दोनों के मिलते हैं। और डिस्ट्रक्टिव कब होता है, जब एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ मिलता है, या दूसरे का क्रेस्ट और पहले का ट्रफ मिलता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो आपको ये पता है कि जब आपका कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है तो उस केस में आपको जो एम्पलीट्यूड मिलता है उस वेव का, वो दोनों लाइट वेव के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर हो जाता है। तो ये लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कब होगी, जब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वहां पर हो रहा होगा, यानी कि दोनों वेव के या तो क्रेस्ट आपस में कंबाइन कर रहे होंगे या दोनों वेव के ट्रफ आपस में कंबाइन कर रहे होंगे। तो उस पॉइंट पर आपको जो लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि दोनों की इंटेंसिटी जो है एड अप हो जाएगी। ठीक है, और दोनों की इंटेंसिटी कितने के बराबर हो जाएगी, ये जो ऊपर हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, ये पढ़ा था ना फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाइव। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी मैक्सिमम निकाल लोगे कितनी होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से कहां पर होगी, जब आपका फाइव जो है वो आपका जीरो के बराबर होगा, क्योंकि कॉस फाइव जब जीरो रखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। तो आई वन प्लस आई टू प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू, ये जब आप निकालोगे तो आई की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और इंटेंसिटी वहां पर मैक्सिमम होगी जब आपका कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। और उसके अलावा कुछ पॉइंट पर आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी। अब मिनिमम का मतलब क्या है कि वहां पर आपका डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा होगा। ठीक है, तो कोई मेरे को बता सकता है कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाइव, इसके अकॉर्डिंग फाइव की कौन सी वैल्यू पे ये आई की वैल्यू मिनिमम होगी, कोई बताएगा। कॉस 90। कॉस कॉस 90। 90। पक्का। यस ये सर। बताओ मेरे को, कॉस 80 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 तो कहां पर होगी फिर मिनिमम। कॉस 180। क्योंकि cos 90 पर तो देखो जीरो हो जाएगा, ये टर्म आपका पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आप cos 180 यहाँ पर रखते हो तो ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू। तो एक वैल्यू ये आपके पास है और एक वैल्यू ये होगी जब आप cos 90 यहाँ पर करोगे। तो मेरे को ये बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू वैल्यू कम है, ये आई वन वाली या आई टू वाली, बोलो। पहली वाली वैल्यू कम होगी या I2। बताओ। भाई फर्स्ट वाली वैल्यू कम होगी ना, क्योंकि दो चीजों को आपने जोड़ा,
एंड उसमें से आपने इसको घटा दिया। यहाँ पर आपने बस दो चीजों को जोड़ा है। मान लो इसको जोड़ने पे 15 आया, ये मान लो कितना आया, 15 आया। अब पहली वाली इक्वेशन में 15 में से आपने कुछ माइनस कर दिया तो वो तो 15 से कम ही हो जाएगा ना, तो इसका मतलब I1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि मिनिमम जो वैल्यू हमें शायद मिलेगी वो 5 इक्वल टू माइनस, सॉरी 5 इक्वल टू 180 डिग्रीज पर मिलेगी। ठीक है, आगे समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर दे रखा है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, तो वही हो जाएगा सुपरपोजिशन जिस हिसाब से होता है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, उसी तरीके से आपके इंटरफेरेंस आपके दो टाइप के हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो पहला यहाँ पर है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड एट अ पॉइंट व्हेन द वेव्स मीट एट द पॉइंट विद सेम फेज, जब सेम फेज में मिलती है, यानी कि क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ। ठीक है, तब आपकी जो लाइट होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की होगी। और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, जब आपकी वेव्स जो है मीट करती है कहां पर, ऑपोजिट फेज के साथ, यानी कि एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो लाइट होती है कैसी होती है, मिनिमम। उसके बाद है फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइव इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि जब cos फाइव में आप फाइव की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और ये जब 1 बन जाएगा तो आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव की जगह आप 1 रख दोगे तो प्लस 2 रूट 1 2 रूट I1 I2 हो जाएगा, जो कि आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। और जब आप यहाँ पर फाइव 180 डिग्री के बराबर रखोगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। एंड ये केस किसका बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बनेगा। ठीक है, तो फाइव इक्वल टू 0 या रखो यहाँ पे, या फिर आप 2n पाई के अकॉर्डिंग रखो। 2n पाई क्या है, जनरलाइज फॉर्मूला है जो आपको किसकी वैल्यू देता है, 0 डिग्री के मतलब बराबर वैल्यू देता है। जैसे कि आपको पता है कि जो cos 0 की वैल्यू होती है, cos 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन को जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप 2n पाई लिखोगे, जहां पर n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि n की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो कितना बन जाएगा, ये 2n पाई की वैल्यू 0 बन जाएगी। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या बन जाएगी, ये 1 बन जाएगी 2n पाई की वैल्यू। अगर मैं n की वैल्यू को 2 रखता हूं तो ये मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 2 जा 4 पाई बन जाएगी। ठीक है, सही बताया ना मैंने, टू सॉरी ये 2 पाई होगा ना, 2 1 जा 2, हाँ ये 2 पाई होगा, फिर ये 4 पाई होगा। उसके बाद जब मैं n की वैल्यू को 3 रखता हूं तो 2 3 जा 6 पाई हो जाएगा। यानी कि जब जब आपकी 5 की वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, फिर 8 पाई हो जाएगा नीचे, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो जब जब आपको ऐसी करके वैल्यूज यहाँ पर मिल रही होंगी तब तक आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी कि 5 की वैल्यू जब आपको 0 मिले, 2 पाई मिले, 4 पाई मिले, 6 पाई मिले, 8 पाई मिले, एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा 2n पाई की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब तक आपका क्या होगा, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जैसे आपने देखा कि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है। इसी जनरलाइज कंडीशन को हम 2n-1 पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। यहां पर ध्यान रखना n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, या फिर अगर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 2n+y, 2n+1 इंटू पाई, तो इसमें आप n की वैल्यू 0 से लेके इंफाइनाइट तक ले जा सकते हो। तो मैं ये बोलूंगा आपको कि भैया आप ये पहला वाला फॉर्मूला ना याद करके, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप दूसरा वाला फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि उसमें n की वैल्यू आपको 0 से रखनी पड़ेगी। जैसे आपको मैंने यहाँ पर 2n पाई का फॉर्मूला बताया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो 2n+1 पाई हो जाएगा, जहां पे n की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी। तो जब आप n की वैल्यू को 0 रखोगे तो पहला जो आपको यहाँ पर टर्म मिलेगा फाई का, वो कितना मिलेगा, पाई के बराबर मिलेगा। क्योंकि जब आपने n को 0 रख दिया तो 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0, 0+1 कितना हो गया, 1, 1 इंटू पाई कितना हो गया, पाई हो गया। अब अगर मैं n की वैल्यू को 2 रखता हूं तो कितनी वैल्यू मिलेगी मेरे को, 3 pi. 5 pi. 3 पाई मिलेगी, या कितनी 5 पाई मिलेगी। 5 pi. n की वैल्यू को अगर मैं 2 सॉरी n की वैल्यू को अगर मैं 1 रखता हूँ, Sir, 5 pi. Sorry, 4 pi. 5 पाई 4 पाई कैसे भाई, n की वैल्यू को अगर 1 रख रहे हैं तो कितना होगा, 2 1 जा 2, और 2+1 3, कितना हो 3, गया, 3. 3, तो 3 2 पाई। पाई। ठीक है, उसके बाद अगर n की वैल्यू को मैं 2 रखता हूं तो 2 2 जा 4, 4+1 5,
यानी कि 5 पाई हो गया। इसके बाद क्या आएगा 7 पाई आएगा, फिर क्या आएगा 9 पाई आएगा। तो आप यहां पर देख रहे हो पाई के जो ऑड नंबर के मल्टीपल्स हैं, ये वैल्यूज आपको किसके लिए मिल रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिल रही है, ठीक है। और यहां पर आपका ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि कहां से हुआ, पाई से हुआ। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखोगे तो 0 आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, 6 पाई आ रहा है, यानी कि पाई की जितने भी इवन मल्टीपल्स होंगे वहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इतना आप बस ध्यान रख लो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 5 की 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई एंड सो ऑन। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहला हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, सॉरी पहला हो जाएगा पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, उसके बाद 7 पाई, फिर 9 पाई, उसके बाद 11 पाई एंड सो ऑन, ये चलता है। तो यहां पर आप पहले वाले में देख रहे हो ये सारे के सारे कैसे हैं, इवन है, 0 इवन है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है, जितने आगे आते रहेंगे वो सारे इवन है। और यहां पर देख सकते हो ये सारे ऑड है, पाई के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या 1 है, ये 1 पाई है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, जितनी भी पाई की वैल्यूज हैं पाई के लिए, वो सारी की सारी क्या देंगे आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, ठीक है। समझ आ गया सभी को ये। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद देखो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि दो वेव्स जो होंगी उनके पाथ के बीच में जो डिफरेंस होगा, पाथ के बीच का डिफरेंस का मतलब है कि लाइक एक वेव जहां तक पहुंच रही है और दूसरी वेव जहां तक पहुंचेगी, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस चल रहा होगा, ठीक है। पाथ डिफरेंस का मतलब ये है, देखो एक तो आपने फेज डिफरेंस पढ़ा, जैसे कि मान लो फेज डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, एक वेव ये हो गई आपकी और एक वेव ये हो गई, तो यहां पर मैं कह सकता हूँ कि भाई फेज डिफरेंस क्या है, 0 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वेव्स कैसी चल रही है, सेम फेज में चल रही है। अब पाथ डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आपने अपनी घड़ी को स्टार्ट करा, टाइम स्टार्ट हो गया, 0 से टाइम स्टार्ट हो चुका है, पहली वाली वेव ने निकलना चालू कर दिया, पहली वाली वेव आगे जा रही है। अब उसके बाद दूसरी वाली जो वेव आपने निकालना चालू करी, मान लो आपने 2 सेकंड के बाद करी, ठीक है, 2 सेकंड के बाद करी, तो उसके बाद हो सकता है कि ये वेव यहां तक, मान लो जब आपके 2 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, तो 0 से जब आपने स्टार्ट कर दिया था तो 2 सेकंड में पहली वाली वेव यहां तक पहुंच गई, और दूसरी वाली वेव को आपने मान लो 1 सेकंड पर ही स्टार्ट करा, 1 सेकंड खत्म होने के बाद, तो 1 सेकंड खत्म होने के बाद स्टार्ट करा, और जब 2 सेकंड कंप्लीट हो गए तो आपकी दूसरी वाली वेव यहीं तक पहुंची। तो इनके बीच में ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस कहेंगे, कि पहली वाली वेव कितना आगे जा चुकी है या कितना पीछे है, यानी कि पहली वाली वेव और दूसरी वाली वेव के बीच में जो पाथ का डिफरेंस है। और पाथ का डिफरेंस कैसे आएगा, जब वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही होगी, ठीक है। अब आप देखो यहां पर ये देख सकते हो कि ये दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस आपको 0 दिख रहा होगा, क्योंकि ये भी आपकी 0 से स्टार्ट हुई और इस तरीके से आई, और ये भी आपकी 0 से स्टार्ट हुई और ये भी इस तरीके से आई। फेज डिफरेंस इनमें 0 है, लेकिन पाथ डिफरेंस इनमें 0 नहीं है, पाथ डिफरेंस इनमें कुछ ना कुछ है जो कि इतने के बराबर है, क्योंकि पहली वाली वेव जो है दूसरे के कंपैरिजन में इतना आगे जा चुकी है। तो इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस कहेंगे। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, कि मान लो पहली वाली वेव आपने पहले छोड़ दी और एक दो सेकंड के बाद दूसरी वेव को आप छोड़ रहे हो, तो जो सेकंड वाली वेव होगी वो थोड़ा पीछे चलती रहेगी पहले वाली वेव की, ठीक है। तो इसका पाथ डिफरेंस का भी फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो ये आप देख सकते हो, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये डेल्टा आपको दे रखा है एन लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, एन लैम्डा के बराबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और लैम्डा क्या हो गया, आपका वेवलेंथ हो गया। और एन बेसिकली क्या होगा, लाइक आपके नंबर ऑफ जो आपके वेव्स पूरे जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। या फिर एन आप ऐसा कह सकते हो कि इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस जनरली रहेगा वो एन की वैल्यू से स्टार्ट होगा, मतलब एन का मतलब क्या है कि वही 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो इस फॉर्म में आपको जो यहाँ पर पाथ डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और डिस्ट्रक्टिव में आपको क्या मिलेगा, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर मिलेगा। तो ये लाइक जनरल एक्सप्रेशन है जिस फॉर्म में आपको यहाँ पर पाथ डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला भी जो है वो आपको दोनों ही केसेस के लिए यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर
मैक्सिमम कब होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी मैक्सिमम इफ A1 इज इक्वल टू A2। अगर दोनों ही वेव्स जिनका आप इंटरफेरेंस करवा रहे हो वो दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो यहां पर उनका मिनिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम का मतलब क्या होता है, y1 माइनस y2, ये आपने पढ़ा था। तो A1 और A2 अगर दोनों बराबर हैं तो या मतलब आप ये कह सकते हो कि A मिनिमम जो होता है वो क्या होता है, A1 माइनस A2 होता है। तो A1 और A2 अगर बराबर है तो वो क्या हो जाएगी, A मिनिमम की वैल्यू 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, A नॉट के बराबर हो जाएगी। अगर आपने A1 और A2 को A नॉट मान लिया, दोनों को बराबर मान लिया है, तो वो दुगना हो जाएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू। और वही सेम केस यहाँ पर ये देख सकते हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी मिनिमम, तो A1 माइनस A2 के बराबर होता है। और अगर A1 और A2 दोनों बराबर हैं किसी भी वेव के, तो मिनिमम जो होगा यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में 0 हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम इंटेंसिटी के बारे में। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी देख लो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो गई। इसमें आगे क्या लगा होता है, cos फाई लगा होता है। तो इस cos फाई की वैल्यू को हमने क्या बना दिया, फाई की ऐसी वैल्यू रख दी जिससे cos फाई की वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई, जिससे आई मैक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, i1 प्लस i2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2 मिल गई। और यहां पर अगर आप देखोगे आई मिनिमम की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव वाले केस में, तो ये माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2 बन गया। अब ये कैसे बना, मैंने आपको बता दिया। cos फाई की वैल्यू में अगर आप पाई रखते हो, 180 डिग्री रखते हो, तो cos 180 माइनस 1 होता है। और उसी तरीके से 3 पाई पर भी आपको क्या मिलेगा, मतलब माइनस 1 मिलेगा। cos 5 पाई करोगे तब भी माइनस 1 मिलेगा। तो cos के मतलब cos की जो थीटा की वैल्यू है, जो फाई की वैल्यू है, वो अगर आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर रखोगे तो हमेशा माइनस 1 के बराबर मिलेगी। एंड उन सारे फेज डिफरेंस के पॉइंट्स पर आपकी जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम रहेगी, एंड वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इस चीज को समझ सकते हो। और इसका एक और फॉर्मूला आप बना सकते हो। ये फॉर्मूला कोई बताएगा कैसे आया, ये वाला, आई मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ i1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। देखो, सर ये ए प्लस बी हाँ, ए प्लस प्लस बी वाला का होल फॉर्मूला स्क्वायर है। करना है, ठीक है। जहां पे आपने ए को क्या माना है, स्क्वायर रूट ऑफ i1 माना है, और ए2 को बी को क्या माना है, स्क्वायर रूट ऑफ i2 माना है। तो इसका जब स्क्वायर आप ओपन करोगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और वही सेम चीज है, इसको आप ओपन करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो i1 और i2 अगर आपको सीधे सीधे दे रखे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों का स्क्वायर रूट निकालो, और स्क्वायर रूट निकाल के उनको ऐड कर दो और उसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन दी है कि i1 i2 अगर i नॉट के बराबर है, अगर दोनों इंटेंसिटी i नॉट के बराबर है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी 2 i नॉट के बराबर हो जाएगी। और यहां पर क्या दिया है कि i1 i2 अगर i नॉट के बराबर है तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, i1 माइनस i2 होगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, ठीक है। तो जहां पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर आपको लाइट जो है चमकती हुई दिखेगी, उसकी चमक बढ़ जाएगी। और जहां पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर आपकी लाइट जो है डिम हो जाएगी या फिर बिल्कुल बुझ जाएगी वहां पर, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है। ओके, तो ये चीज जो है वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। वैसे तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, मतलब क्वेश्चन तो आ सकता है इस पर भी। देखो, एवरेज इंटेंसिटी का इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है। एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन 2, ठीक है। ये वाला इसका एक फॉर्मूला है। और उसके बाद जो है एक आपको आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो दे रखा है। तो आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो तो वही निकाल सकते हो, वही वाला फॉर्मूला इन्होंने इस्तेमाल करा है, स्क्वायर रूट ऑफ i1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आप निकाल सकते हो, उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखो आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये वाला एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं है, जो अभी हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा है उस इंटरफेरेंस को शो करने का काम यंग ने करा था। लाइक यंग जो साइंटिस्ट था, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट था इसने क्या करा था, ये जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है इसी को बस इसने दिखा दिया था कि एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट हम कैसे समझ सकते हैं, इंटरफेरेंस को हम कैसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो
अब आप यहाँ पर एक फिगर देखोगे, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर। तो इसमें क्या करा है, इन्होंने एक लाइट का सोर्स लिया, ठीक है, और एक इन्होंने क्या लिया, ये एक जो है, मतलब आप कह दो कि इन्होंने एक ना पतली सी दीवार सी बना दी, और पतली सी दीवार में इन्होंने दो खिड़कियां खोल दी, छोटी छोटी सी विंडो बना दी। इसको हम क्या कहते हैं, स्लिट कहते हैं। स्लिट मतलब झर, लाइक छोटी सी जगह जहां से रोशनी जा सकती है। तो दो स्लिट इन्होंने बना दी इस फ्रेम के अंदर, और एक इन्होंने लाइट का सोर्स रखा, ठीक है। और अब ये जो लाइट का सोर्स है, ये दोनों ही स्लिट से पास होता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि लाइट इधर से भी आगे जा रही है, लाइट इधर से भी आगे जा रही है। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो सोर्स, मतलब ये जो आपके स्लिट 1 और स्लिट 2 में लाइट जा रही है, क्या ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है या नहीं है, बताओ। क्या इन दोनों लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, क्या वो सेम होगी या नहीं होगी। अरे भाई, ये सिंपल सा तो दिख रहा है। जब आपके पास लाइट सोर्स है, क्या लाइट सोर्स में आपको चेंज नहीं कर रहे, तो यही लाइट आपकी इधर जा रही है और यही वाली लाइट आपकी इधर जा रही है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो सेम होगी ना, ठीक है। और दोनों का फेज डिफरेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर फेज डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। तो ये जो है, आप ये कह सकते हो कि भाई एक ही सोर्स से अगर दो जगह पर लाइट जा रही है, तो वो कोहेरेंट 100% होगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं। अब उसके बाद बाकी चीज आपको क्या देखनी है, ये जो कैपिटल डी आपको दिया हुआ है नीचे, जो कैपिटल डी डिस्टेंस लिखा है, ये डिस्टेंस है आपका डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, ठीक है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, डार्क 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 ये करके, ब्राइट ब्राइट ब्राइट, ठीक है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरीके का जो पैटर्न दिख रहा है, ये है आपकी स्क्रीन। यानी कि इन्होंने करा क्या, इन्होंने लाइक दो स्लिट बनाई जिससे ये लाइट जा रही है, और ये लाइट जब जाएगी और स्क्रीन पर पड़ेगी, तो स्क्रीन पर पड़ने के बाद ये डार्क और ब्राइट पैटर्न बनाएगी, किसका, लाइट का। डार्क ब्राइट का मतलब क्या है, कि पहला जो आपको ये डार्क पॉइंट दिख रहा है, इस डार्क पॉइंट के अंदर आपको कोई भी लाइट चमकती हुई नहीं दिखेगी। क्यों चमकती हुई नहीं दिखेगी, कौन सा इंटरफेरेंस हुआ होगा यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव। मतलब एक दूसरे ने, एक दूसरे को, मतलब दोनों वेव ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड लाइट वेव का कुछ बना ही नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं बना, इसका मतलब इंटेंसिटी कुछ बनी ही नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी आपने पढ़ रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। तो जब एम्पलीट्यूड ही खत्म हो गया, तो इंटेंसिटी कहां से बचेगी, तो इंटेंसिटी भी जीरो हो गई, यानी कि उस जगह पे अंधेरा हो गया। अब उस जगह पे अंधेरा होने के बाद नीचे इन्होंने क्या बनाई, एक ब्राइट स्ट्रिप बनाई। ब्राइट स्ट्रिप का मतलब है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, जिसमें ट्रफ ट्रफ या फिर क्रेस्ट क्रेस्ट दोनों मिले होंगे, दोनों के एम्पलीट्यूड एड अप हुए होंगे, जिस वजह से वहां पर एक चमकती हुई लाइट की पट्टी बन चुकी है। तो यही पैटर्न आपको पूरी स्क्रीन पर दिखेगा, डार्क लाइट, ठीक है, मतलब डार्क ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट, ठीक है, ये आपका जो है मतलब पूरा पैटर्न बनेगा, ठीक है, बैंड्स बन जाएंगे। तो ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो कैपिटल डी आपको समझ आ गया होगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन हो गया। स्मॉल डी जो है, ये आपका ये वाला डिस्टेंस है, दोनों स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वो आपका स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और ये जो डार्क और ब्राइट कलर की जो बैंड्स आपके बन रहे हैं, इनको हम फ्रिंजेस भी कहते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट इज सिंगल वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ उनकी दोनों की सेम है, falls on two narrow slits S1 and S2 which are very close together, as together acts as two coherent sources। तो ये coherent sources की तरह act करेंगे। And when waves coming from these two sources superimposes on each other, alternate bright and dark bands obtained on the screen in this experiment। जब ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, जहां पर कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन होगा, वहां पर आपकी ब्राइट कलर की बैंड बनेगी, जहां पर आपका डिस्ट्रक्टिव होगा, वहां पर आपका डार्क बैंड बनेगा, और इन बैंड्स को हम फ्रिंजेस भी कहते हैं। तो स्मॉल डी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स हो गया S1 S2। कैपिटल डी क्या हो गया, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर लेमडा जो होगा, लेमडा ये होगा वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, तो वो आपका लेमडा होगा। अब उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सेंट्रल सेंट्रल पोजीशन होती है, यानी कि बीच में आप देखोगे,
तो आपको क्या दिखेगा, एक ये डार्क बन रही है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेंटर में कैसी बनेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो स्लिट है, स्लिट के ठीक बीचों बीच में आपकी हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा बनती है। उस मैक्सिमा के ऊपर फिर डार्क होगी, फिर ब्राइट होगी, फिर डार्क होगी, फिर ब्राइट होगी। उसी तरीके से नीचे भी आप देखोगे, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे डार्क होगी, फिर उसके नीचे ब्राइट होगी, फिर डार्क होगी, फिर ब्राइट होगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा आपको बना देना है, सेंटर में आपको ब्राइट बनानी है, उसके ऊपर डार्क ब्राइट ये वाला पैटर्न चलेगा, उसके नीचे भी डार्क और ब्राइट वाला पैटर्न चलेगा। तो सेंट्रल वाली जो पोजीशन होती है, यहां पर आपका फेज डिफरेंस कितना रहता है, 0 रहता है, या आप बोल सकते हो कि डेल्टा भी आपका 0 रहता है, यानी कि पाथ डिफरेंस। तो सेंट्रल फ्रिंज जो है वो आपकी हमेशा क्या होगी, ब्राइट होगी, कभी भी डार्क नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि फाई अगर 0 हो गया, तो फाई अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 कॉस फाई। तो कॉस फाई अगर ये 1 हो गया तो इसका मतलब ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और ये एक्सप्रेशन किसका होता है, आई मैक्स का होता है। तो इसका मतलब है सेंटर में आपकी फ्रिंज कैसी बनेगी, हमेशा ब्राइट बनेगी, ठीक है। तो इतनी चीज आपको बस यहाँ पर ध्यान रखनी है, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो एक आपका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है पाथ डिफरेंस का। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग वेव्स मीटिंग एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी, जिसे आप डी साइन थीटा भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर x बेसिकली क्या है, आपको इस फिगर में समझ आ जाएगा। इसमें x दिखा नहीं रखा, देखो मैं बता देता हूँ इसमें x कौन सा वाला है। यहां से लेके यहां तक जो आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है, यही क्या है, आपका x है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको ऐसा कुछ समझ आ रहा होगा कि लाइक ये वेव आपकी यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से चलना स्टार्ट कर गई। उसके बाद दूसरे वाले केस में इन्होंने वेव यहाँ से दिखा रखी है। तो ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ, वही क्या हो गया, इनका पाथ डिफरेंस हो गया, जिसे आप क्या कह रहे हो, एक्स कह रहे हो, ठीक है। इसी को आप क्या कह रहे हो, एक्स कह रहे हो। तो ये जो एक्स का एक्सप्रेशन आपको मिलता है, वो आपको y इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी के बराबर मिलेगा, या आप इसको इस एक्सप्रेशन को डी साइन थीटा भी कह सकते हो। क्योंकि ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हो, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो, इसमें अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एक्स होता है और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल डी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी साइन थीटा आ जाएगी। आया समझ में ये, बताओ ये ट्राइंगल समझ आ यस गया। ये ट्राइंगल आपको सर। इस तरीके से दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये वाला थीटा है, और ये जो है ये आपकी स्मॉल डी के बराबर है, ये वाली लेंथ। तो ये स्मॉल डी है, ये थीटा है, और ये मैंने बताया कि ये वाली कौन सी साइड है, ये पाथ डिफरेंस की, जिसे आप एक्स कह रहे हो। तो अगर मेरे को साइन थीटा निकालना है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं, तो एक्स जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, स्मॉल डी हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाई डी आ गई, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी साइन थीटा हो गया। क्या आप क्लियर हो गया सभी को, यस सर। यस सर। ठीक है। इस तरीके से जो है आप इसको समझ सकते हो कि यहाँ पर x इज इक्वल टू डी साइन थीटा कैसे यहाँ पर हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने साइन थीटा का एक और फॉर्मूला निकाला है y बाई डी के टर्म्स में, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला इन्होंने कैसे निकाला है, एक थीटा आप यहाँ पर और भी देख रहे हो, देखो, एक तो ये थीटा आपको दे रखा है और एक थीटा ये भी दे रखा है। ये दोनों थीटा की वैल्यू क्या है, बराबर है, दोनों ही थीटा थीटा है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। तो अगर ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग दोनों थीटा होंगे, तो उसके बाद क्या कर सकते हो, ये आपको अगर थीटा दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो देखो मैं आपको ट्राइंगल दिखा रहा हूँ, कौन सा वाला ट्राइंगल आपको देखना है, ये वाला ट्राइंगल देखो आप। देखो रेड कलर का जो मैंने ट्राइंगल बनाया है, इसको देखो, इसमें ये वाला एंगल इन्होंने कितना दे रखा है, थीटा के बराबर दे रखा है। अब ये थीटा कैसे हुआ, थीटा ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हुआ। जो आपका S1 S2 M वाले ट्राइंगल में जो थीटा एंगल था, वही थीटा एंगल आपका इस एंगल में किसमें, P, और इसको मैं Q कह देता हूं,
पी क्यू सी जो ट्राइंगल देख रहे हो इसमें ये वाला जो पी क्यू सी एंगल है वो कौन सा हो गया, वो भी थीटा के बराबर हो गया। तो अब इस पी क्यू सी ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? बताओ। सर y अपॉन। पाई अपॉन ये वाली साइड के बराबर होगा ना, जो हाइपोटेनस वाली साइड है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मतलब हम हाइपोटेनस वाली साइड मानते हैं ना, ये लगभग लगभग कैपिटल डी के बराबर मानते हैं। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये जो S1 और S2 के बीच में स्मॉल डी का डिस्टेंस है ये काफी छोटा है। अब ये अगर डिस्टेंस काफी छोटा होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका हाइपोटेनस वाले साइड है ये लगभग लगभग डी वाले कैपिटल डी डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम इसको साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई कैपिटल डी के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है साइन थीटा की वैल्यू हमने y बाई डी के बराबर लिख ली। तो ये जो हमें x इज इक्वल टू डी साइन थीटा का फॉर्मूला मिला था, इसमें हमने y बाई कैपिटल डी रख दिया और इसको स्मॉल डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मिल जाता है जो कि वाई डी अपॉन कैपिटल डी के बराबर मिलेगा। तो बस इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला जो है वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर मैक्सिमा आपका पी पॉइंट पर बनना है, यानी कि सेंटर वाले पॉइंट पर आपका मैक्सिमा बनना है, तो वहां पर एक्स की वैल्यू एन लेमडा के बराबर होगी, पाथ डिफरेंस की। यह भी फॉर्मूला हम ऊपर पढ़ के आए थे। ठीक है, तो ये जो है पाथ डिफरेंस की वैल्यू होगी। और अगर मिनिमा आपका बन रहा है पी पॉइंट पर, अगर कोई पी पॉइंट है उस पर अगर मिनिमा बन रहा होगा तो वहां पर मिनिमा के केस में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, जहां पे एन की वैल्यू आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो आपको एक्स की जो है अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली एक्स आपको क्या देगा, ये पोजीशन देगा आपको सेंट्रल मैक्सिमा से मिनिमा या फिर मैक्सिमा की, ये वाला जो एक्स है। ठीक है, तो इतनी चीजें बस आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी इसके न्यूमेरिकल जो है वो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, ये छोड़ो, ये काफी ज्यादा ऊपर लेवल के रिलेशन है। ठीक है, तो ये है कि अभी जो है आप इसके आज कोशिश करो, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके न्यूमेरिकल करने की। आप जो है 8 10 न्यूमेरिकल कर लोगे इसके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर शाम को 6 बजे करेंगे क्लास। ठीक है, बाकी शाम को जो है 6 बजे मिलेंगे फिर। तो न्यूमेरिकल जरूर कर लेना इसके, 8 10 न्यूमेरिकल कर लेना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के।